सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमने अभी तक नेशनल इनकम की 8 लेक्चर किए हैं। ये 9वां लेक्चर है। काफ़ी लंबा हो गया वो नेशनल इनकम का पार्ट। तो लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा, हमारा मन था कि हम समझ के ही बातें चलें, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए। लगभग 9 घंटे की क्लास हो जाएगी ये, टोटल 9, लगभग एक घंटे के लेक्चर हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज शुरू करते हैं इसका हम लास्ट लेक्चर नंबर 9 ऑफ नेशनल इनकम। तो इस लेक्चर से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने पहले राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ी थी कि राष्ट्रीय नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हैं। तो उन मेथड्स में से हमारे पास पहला मेथड था उत्पाद विधि का, है ना, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड पढ़ा था हमने। ये लेक्चर नंबर 7 में किया था हमने, और इसका फॉर्मूला हमने देखा था। फॉर्मूले से रिलेटेड हमने फिर एक क्वेश्चन भी करके देखा था, ये वाला, कि हमारे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये चीज़ें आपको, यदि आप ये 9th लेक्चर ही सीधा देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे वाले कम से कम वैसे क्लियर समझ तो आएगा आपको नेशनल इनकम जब लेक्चर नंबर 11 से ही देखेंगे। मीन्स 1 से देखेंगे, 1 से 9 तक का सारे देखेंगे। लेकिन यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो इससे पहले कम से कम 7th 8th वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आगे की बातें समझ आएंगी। तो हमने बात करी थी यहाँ पर उत्पाद या वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्शन मेथड की। उसमें फॉर्मूला था, फॉर्मूले के साथ हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन सोल्व करके देखा था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर उत्पाद विधि संबंधी सावधानियों की बात करी थी हमने कि क्या क्या सावधानियां हमें उत्पाद विधि से संबंधित नेशनल इनकम निकालते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें एक दोहरी गणना की समस्या थी। मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इसको कैसे दूर किया जाता है, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोहरी गणना की समस्या, इसको क्या होती है, ये मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। इस डेफिनेशन के साथ साथ हमने यहाँ पर ये समझाया भी था कि किस तरह से दोहरी गणना की समस्या है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास 2 उपायों की बात करी थी हमने, अंतिम उत्पाद विधि का और मूल्य वृद्धि विधि। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आय विधि की बात करी थी, जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 8 मतलब इससे जस्ट पहले वाला सीरियल नंबर, तो आप मेरे ख्याल से उसका 18 होगा, लेकिन नेशनल इनकम का 8वां लेक्चर है वो। इसको आय विधि को हम फैक्टर पेमेंट मेथड, कारक भुगतान विधि भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फॉर्मूले में कर्मचारियों का परिश्रमिक क्या होता है, प्रचालन अधिशेष क्या होता है, मिश्रित आय क्या होती है। इसके साथ साथ हमने इसका एक एग्जाम्पल भी करके देखा था। उससे हमने निवल राष्ट्रीय उत्पाद MP NNP एट MP हमने निकाल के देखा था। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ जाएगा, आ गया होगा। आय संबंधी सावधानियां भी हमने पढ़ी थी। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं नया लेक्चर, व्यय विधि। अर्थात जो हमने पहले पढ़े थे कि नेशनल इनकम निकालने की हमारे पास 3 विधियां थी। तो पहली विधि हमने पढ़ ली थी, कौन सी विधि, प्रोडक्शन या वैल्यू एडिड मेथड। दूसरी विधि थी हमारी आय विधि या फैक्टर पेमेंट मेथड। और आज हम तीसरी विधि पढ़ेंगे नेशनल इनकम निकालने की, व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। अर्थात इस विधि में हम इस तरह से लोगों की इनकम काउंट कर सकते हैं कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं।
भाई कितना कमा रहे हैं, आय विधि हो गई, कितना खर्च कर रहे हैं, व्यय विधि हो गई, और कितना उत्पादन कर रहे हैं, वो कौन सी विधि होगी जो सबसे नंबर 1 पे पढ़ी थी हमने, वैल्यू एडिड मेथड या उत्पाद विधि। देन अब हम शुरू करते हैं व्यय विधि। पहले व्यय विधि होती क्या है ये थोड़ा सा देख लें। व्यय विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है कि हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्लियर बात? हम हमेशा जितनी हम आय करते हैं, आय हमारे पास जितनी है वो सारी हम व्यय करते हैं। कुछ उठपटांग सी बात लगी मेरी? हाँ, ये चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर कर लो भाई। हमारी आप जनरली ये सोच रहे होंगे भाई कुछ पैसा हम बचा भी तो लेते हैं, सारा ही तो खर्च नहीं करते, तो ये चीज़ें क्लियर कर लो। मान लीजिए आपकी किसी वर्ष की आय 10 लाख रुपए है, इसमें से आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने खर्च किए, घर में खर्च कर दिए, तो ये आय हो गई, ये काउंट हो जाएगी व्यय विधि में। इसके बाद 1 लाख रुपए हमने मान लीजिए किसी शादी विवाह में या किसी आपने घर बनवा लिया, तो ये भी एक तरह का खर्च ही हुआ, निवेश हो गया एक तरह का आपका। ये आपने घर बनवाया है या घर में रिपेयर करवाया है तो ये आपका निजी निवेश हो गया। और 4 लाख रुपए आपने बचत के नाम पे बैंक में जमा करा दिए। ये क्या किया आपने? बचत की और कहाँ जमा करवा दिए? बैंक में। तो अब आप कहेंगे जी हमने तो केवल 6 लाख रुपए ही खर्च किए, तो ये तो व्यय विधि में 6 लाख ही काउंट होगा, 10 लाख कहाँ से काउंट हो जाएगा? जी नहीं बेटा, ये जो 4 लाख आपने बैंक में जमा किए हैं, ये बैंक वाला क्या करता होगा? इसका पूरा बैंकिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, है ना, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इन 4 लाख को बैंक वाले लोन के रूप में किसी व्यक्ति को देंगे। वो व्यक्ति उस लोन का क्या करेगा? कहीं निवेश करेगा, अपनी फैक्ट्री में या अपने कच्चा माल खरीदने में या किसी व्यापार में कहीं ना कहीं निवेश करेगा, ऐसा हम मानते हैं। आप कहो कि जी ये तो बैंक से लोन लेके और पर्सनल लोन ले सकता है, अपने निजी जीवन में खर्च करेगा, वहाँ भी खर्च में आ जाएगा। तो लोन लेगा तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा, ये सारा पैसा कहीं ना कहीं या तो निवेश करेगा या खर्च करेगा। तो इसका मतलब ये 4 लाख रुपया घूम फिर के निवेश या खर्च में ही आ गया, अर्थात आपका कमाया हुआ 6 लाख 10 का 10 लाख रुपया कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आपके थ्रू भले ही 6 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन 4 लाख रुपए बैंक के थ्रू किसी को लोन देकर खर्च किए गए। कुल मिला के बाहर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो 10 लाख रुपए खर्च हो गए। और ये सारे काउंटिंग यदि हम कर लें तो वही आपकी आय भी 10 लाख रुपए थी, 10 लाख ही कमाए थे, 10 लाख ही इधर काउंट हो गए। तो व्यय विधि से भी यही होगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपसे कई बार क्या पूछ लेते हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, किन्हीं में से 2 विधि के द्वारा आंसर पूछ लेते हैं। ये आप ध्यान रखें कि आप किसी भी विधि से निकाल लें, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। यदि एक ही न्यूमेरिकल को आप आय विधि और व्यय विधि से निकाल रहे हैं तो आंसर NNPFC मान लीजिए राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों से एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आय विधि से भी NNPFC निकलवा रहे हैं आपसे वो, और व्यय विधि से भी, तो दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। अब अंतिम व्यय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं बेटा? अंतिम जो हम व्यय करते हैं वो 2 ही चीज़ों पे करते हैं, या तो उपभोग व्यय करते हैं या निवेश व्यय करते हैं। ये हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो इसमें अंतिम व्यय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी? उपभोग और निवेश, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। इसलिए इसका दूसरा नाम
आय व्यय विधि का दूसरा नाम उपभोग तथा निवेश विधि भी कह देते हैं, आय विन्यास विधि भी कह देते हैं इसको। तो अब इसकी परिभाषा की बात करें तो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं पर किए गए, ये बेटा व्यय है, वह नहीं है, क्या है, व्यय, किए गए व्यय का कुल जोड़ बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और बाजार कीमत एमपी। अब तो ये चीज़ें आपको रूटीन में आ गई होंगी, तो फिर वहीं बात चलें हम। मैंने पहले ही बताया था तीनों विधि में हमसे कोई सी भी बात पूछे, नेशनल इनकम पूछे, एनएनपी, एनडीपी पूछे, कोई सी भी इनकम पूछे, हम हमेशा क्या निकालेंगे तीनों विधि में, जीडीपी एमपी। तीनों विधि का फार्मूला हम जीडीपी एमपी से ही चलेंगे। तो इसका फार्मूला क्या, जीडीपी एमपी बराबर कौन सी विधि में, व्यय विधि में, अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात। क्या क्या होते हैं, चलो इसका ऑपरेशन करते हैं इस फॉर्मूले का। अंतिम उपभोग व्यय की बात करेंगे सबसे पहले। अंतिम उपभोग व्यय फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यदि हमें सीधा सीधा लिख के दे दिया तो फिर झंझट ही नहीं है, उसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। यदि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अंतिम उपभोग व्यय सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं है तो हम फिर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फिर इसको हम दो चीज़ों में तोड़ेंगे, एक इसमें और एक इस। निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या होता है बेटा ये, इससे अभिप्राय व्यक्तियों, परिवारों तथा गैर लाभ वाली निजी संस्थाएं। गैर लाभ वाली निजी संस्थाएं कौन सी होती हैं, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे लेकिन संस्था है, कोई व्यक्ति नहीं है। या सेवा संस्थाएं, मंदिर वगैरह, मंदिर मस्जिद वगैरह, ये भी तो कहीं ना कहीं कंजप्शन करते ही हैं, बिजली का, पानी का और चीज़ों का। कोई भंडारा लगा रहे हैं तो उस भंडारे में भी चीज़ों को खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे। द्वारा इन सब के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से है। ये कौन सा व्यय कहलाएगा बेटा जी, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। दूसरा अंतिम उपभोग व्यय का दूसरा भाग, तो अंतिम उपभोग व्यय दो तरह का हो गया। इससे पहले मैं निजी लगा दूं और एक बार लगा दूं सरकारी। तो इससे पहले दो शब्द लगेंगे, पहले शब्द लगा दूं मैं निजी नंबर एक पे, नंबर दो पे क्या लगा दूं, सरकारी। ठीक हो गई बात। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है भाई, सरकार भी उपभोग करती है, मिलिट्री है, पुलिस है, सरकारी कर्मचारी हैं, दफ्तर हैं, है ना, आपका सरकारी स्कूल है, इसमें बिजली पानी लगता है ना। मिलिट्री के लिए खाना और कार वगैरह और फर्नीचर, ये सारा सामान खरीदना है सरकार को। तो इससे अभिप्राय सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से है। जैसे सेना द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर व्यय, सेना अपने जवानों के लिए राशन पानी, ब्रेड, दूध, सब्जी, आटा, सभी चीज़ें खरीदती है। तो ये सारा कौन सा कहलाएगा, अंतिम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात। इसका अर्थ ये हुआ कि जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। इन तीन चीज़ों में से पहली चीज़ अंतिम उपभोग व्यय दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो फॉर्मूला हो गया हमारा, यदि अंतिम उपभोग व्यय नहीं दिया हुआ है तो अंतिम उपभोग व्यय बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ये फॉर्मूले बेटा 2 या 5 रुपए वाली एक छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें सारे जब जब पढ़ रहे हो तब तब लिखते चले जाओ।
मेरे पढ़ाने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक समझ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे शुरू में, इसलिए तुम उलझ जाओगे। सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे आपको मिल जाएंगे अपनी कॉपी से, तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं। पहला अंतिम उपभोग व्यय की बात हो गई। दूसरा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये क्या होता है? शब्द एक एक ध्यान से देखना है। सकल, ग्रोस, घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले बात करनी है ग्रोस की। हमें ध्यान से देखना है जो डाटा दिया हुआ है। यदि नेट दिया हुआ है तो उसमें डैप प्लस करके ग्रोस बनाएंगे। डोमेस्टिक घरेलू होता है, घरेलू पूंजी निर्माण। इसे निवेश व्यय भी कहते हैं। निवेश होता है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। जैसा मैंने अभी बताया कि आपने 1 लाख रुपए का मकान बना लिया तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, ये निवेश हो गया, लंबे समय तक काम करेगा, आपको जो आपका मकान किराया है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इससे अभिप्राय वस्तुओं द्वारा, उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय से है। हमेशा देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, सारी खरीद, सारा व्यय किस पे हो रहा है? अंतिम वस्तुओं पर। तो निवेश व्यय या सकल घरेलू पूंजी निर्माण उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय से है। उत्पादक क्या खरीदते हैं? 2 चीजें खरीदते हैं, अभी बताता हूं वो कौन कौन सी। इन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में आगे प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान द्वारा ट्रैक्टर की खरीद पर किया गया व्यय। किसान उत्पादक है ना, अन्न का उत्पादन कर रहा है या गन्ने का उत्पादन कर रहा है, उसने ट्रैक्टर खरीदा, इस ट्रैक्टर के उपयोग से वो अपना उत्पादन बढ़ाएगा या उत्पादन में उसको सहायता मिलेगी, इसलिए ये ट्रैक्टर में का उसका हो गया निवेश। निवेश क्या होता है ये पहले हमने बहुत ठीक से समझ लिया था। अब ये निवेश भी 2 तरह का होता है, जो मैं कह रहा था आगे बताऊंगा। निवेश व्यय को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। ध्यान देना बेटा, एक एक शब्द। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण किसका भाग है? ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण का, अर्थात इसमें एक स्थायी शब्द जुड़ते ही ये बन जाता है। ऐसा ही मामला है, बस इसीलिए मैं ये शब्द बार बार बोल रहा हूं। स्थायी शब्द जुड़ते ही इसका एक पार्ट हो गया ये। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड वर्ड आ गया बेटा जी, स्थायी, फिक्स्ड। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? उत्पादक द्वारा प्लांट और मशीनरी जैसी स्थायी परिसंपत्तियों को खरीद पर किया जाने वाला व्यय, इसे स्थायी निवेश भी कहते हैं। स्थायी निवेश ऐसा जो प्लांट है, मशीनरी है, परिसंपत्तियां हैं, कोई ज़मीन खरीद ली फैक्ट्री के लिए, जो लंबे समय तक काम करती हैं। एक होता है निवेशक, उत्पादक क्या कर सकता है? कुछ तो या तो प्लांट खरीदेगा, ज़मीन खरीद लेगा फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री बनाएगा, या मशीनरी खरीदेगा, या फिर कच्चा माल खरीदेगा। तो कच्चा माल खरीदने वाले प्रोग्राम को हम कहेंगे माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका संबंध वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से है। भाई जितना माल, कच्चा माल ज़्यादा खरीदेगा इतना स्टॉक बढ़ जाएगा। इसे अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटाकर ज्ञात किया जाता है। ये हमने पीछे वाले टॉपिक में भी बात करी थी। बेटा ये सब टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लाइन से पढ़ोगे तो आसानी रहेगी, वरना तो फिर उलझ जाओगे। तो स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला पहले भी आ चुका था। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालें हम? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। और यदि स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात दोबारा से हम इसको एक बार देखते हैं कि व्यय विधि में जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए थी। अंतिम उपभोग व्यय चाहिए, सकल घरेलू पूंजी निर्माण चाहिए, शुद्ध निर्यात चाहिए। अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है तो ठीक ठीक बात है, यदि नहीं दिया हुआ तो हम फिर 2 चीज़ें देखेंगे, उन दोनों को जोड़ के अंतिम उपभोग व्यय की गणना करेंगे। कौन कौन सी? निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय।
इसी तरह से सकल घरेलू पूंजी निर्माण सीधा सीधा दे रखा है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो फिर हमें दो चीज़ें चाहिएंगी। कौन कौन सी? सकल घरेलू पूंजी निर्माण में दो चीज़ें, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और दूसरी माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों चीज़ों को जोड़कर सकल घरेलू पूंजी निर्माण हम बना लेंगे। तीसरी चीज़ इसमें आई शुद्ध निर्यात। सिंपल है, शुद्ध निर्यात का फार्मूला निर्यात माइनस आयात। इसका अर्थ है एक लेखा वर्ष में किसी देश द्वारा शेष विश्व, मतलब आपने देश से बाहर किसी को भी भेजी हो, किसी भी देश को भेजी हो, को किए गए निर्यात तथा शेष विश्व से किए गए आयात के अंतर से है। इसे कुल किए गए निर्यात में से कुल आयात को घटाकर प्राप्त किया जाता है। फॉर्मूला बन गया शुद्ध निर्यात, जो हमें चाहिए निर्यात माइनस आयात। क्लियर? तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? NNP एट FC। पहले बताया था मैंने। चलो, घरेलू आय क्या होती है? NDP एट FC। चलिए जी, अब बात करते हैं, पहले इनके डाटा को पढ़ते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है, तभी तो हम सोचेंगे भाई हमें क्या क्या आंकड़े हैं, इनकी सहायता से तो निकालना है। निवल घरेलू अचल पूंजी निर्माण, विदेशों से कारक आय, हमें कौन सी चाहिए? विदेशों को कारक आय चाहिए, तो यहीं लिख देता हूं मैं NFIA। ये से है बेटा, और हमें क्या चाहिए? विदेशों से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड चाहिए। तो अभी ये विदेशों से है, शुद्ध वर्ड नहीं है इसमें, शुद्ध भी चाहिए था। अभी देखते हैं। स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। निवल अप्रत्यक्ष कर, इसको मैं लिख दूं NIT, पहले पढ़ा हुआ है हमारा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सीधा सीधा जरूरत पड़ेगी तो उठा लेंगे। विदेशों को निवल चालू हस्तांतरण, ये कितना है बेटा? 10। इसको मैं यहां लिख दूं, आपको आसानी रहेगी। निजी अंतिम उपभोग व्यय 800, यहां एक शब्द लिखा मिल सकता है रुपए करोड़ में ऊपर। निजी अंतिम उपभोग व्यय। अचल पूंजी का उपभोग क्या होता है बेटा? पहले हमने बात कर ली, डैप होता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको भी मैं यहां लिख देता हूं 300, ये 300 है। विदेशों को निवल कारक आय, देखिएगा ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। विदेशों से कारक आय और ये विदेशों को निवल कारक आय, सोचना पड़ेगा यदि NFIA की बात आ गई तो। चलिए अभी बात करेंगे। निवल आयात, निवल मीन्स शुद्ध, ये कितना है बेटा? -50। यहां लिख देता हूं जो आप आसानी से समझ जाओ। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने डाटा पढ़ लिया एक बार, हमारे दिमाग में कुछ कुछ इमेज बननी शुरू हुई, अभी सीख जाओगे आप। कौन सी विधि है बेटा? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है ना, निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, और स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है। ये सारी चीज़ें, अचल पूंजी निर्माण की भी बात कर रहा है ये। तो ऐसा लग रहा है इनके डाटा को पढ़ के कि कौन सी विधि है? व्यय विधि है। तो हमें ये डाटा पढ़ के अंदाजा करना है, क्योंकि अब तो 3 विधि हो गई हमारे पास, अभी तक तो 1 2 थी, अब 3 हो गई। तो हमें ये लगाना है कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम? व्यय विधि की। कैसे पता लगा मुझे कि ये डाटा में यहाँ कहीं कहीं आय वगैरह व्यय वगैरह दे रखा है? व्यय विधि में, अब क्वेश्चन को थोड़ी देर भूल जाओ, व्यय विधि में मैं क्या निकालता हूँ बेटा? GDP MP निकालता हूँ। मेरे से क्या पूछा है? मुझे अभी कुछ नहीं मतलब, पूछा तो मेरे से NNP FC है, पर मैं अभी मतलब नहीं रख रहा। GDP MP निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? अंतिम उपभोग व्यय
प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात। ये मैंने फॉर्मूला याद किया था, ऐसा ही है। चलिए जी अब बात करते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। देखो जरा पढ़ के देखो दोबारा से। सकल घरेलू विदेशों से कारक आय, स्टॉक, निवल अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से निवल चालू, निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी तो दे रखा है भाई अंतिम, और मुझे क्या चाहिए? अंतिम उपभोग व्यय। यहाँ सरकारी भी दे रखा है, इसका मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय नहीं दे रखा। तो मैंने आपको बताया था ये दो तरह का है, ये मुझे याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा? निजी, अभी तो पढ़ा था हमने, और सरकारी। निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये दोनों हैं। तो क्या करूं बेटा जी मैं? इसको थोड़ा सा गैप करके लिखता हूं। जीडीपी एमपी तो इधर रहेगा ही, यहाँ तो हो गया जीडीपी एमपी। निजी अंतिम उपभोग व्यय को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी इसमें? निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना बेटा? 800। तो मैं कितना कर दूं इसको? 800 प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना 300। बात खत्म हो गई इसकी। ये ब्रैकेट बंद कर दूं। ये मेरा हो गया निजी अंतिम उपभोग व्यय। कैसे बनाया समझ आ गई। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, देखो बेटा इसमें कहीं है क्या? निवल घरेलू अचल पूंजी निर्माण है। अचल मीन्स स्थाई। ये थोड़े थोड़े से शब्द आपको, इसको हम बोलते हैं स्थाई और फिक्स्ड। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा। थोड़े थोड़े से शब्द, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ डाल देते हैं, किसी में कुछ डाल देते हैं। तो इसका मतलब इससे ये क्या चाहिए मुझे? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। देखना बेटा इसमें फिक्स भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? अभी हमने पढ़ा था सकल घरेलू पूंजी निर्माण कैसे निकालूं? सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। क्यों? मुझे चाहिए ये, और इन्होंने दिया क्या है? सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। तो इसमें स्टॉक में परिवर्तन और प्लस करूंगा, जब भी तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण बनेगा। अर्थात मैं बात करूं यहां, इसको क्या करूं? इसको भी दो भागों में तोड़ूं। पहला क्या? सकल घरेलू पूंजी स्थायी पूंजी निर्माण, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बेटा हो सकता है खराब हो, पर उम्मीद है समझ आ जाएगी। और क्या प्लस करूं इसमें? स्टॉक में परिवर्तन। यही फॉर्मूला था मेरे पास। चलो जी, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण चाहिए मुझे। ये दोनों चीजें जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। अब सकल, ये कौन सा दे रखा है बेटा? निवल, नेट। तो इसका मतलब क्या करूं मैं इसमें डैप और जोड़ दूं तो फिर ये बन जाएगा। अर्थात मुझे सकल भी नहीं दे रखा। अब सकल भी नहीं दे रखा तो मैं क्या करूं? यहाँ निवल दे रखा है तो पहले यहाँ निवल ही लिखूं। निवल या नेट या एक ही बात है। निवल और क्या जोड़ दूं इसमें? प्लस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, स्थायी पूंजी का उपभोग। ये दोनों चीजें मिलकर तो क्या बन गई बेटा?
सकल घरेलू पूंजी निर्माण और साथ में स्टॉक में परिवर्तन और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। स्थायी शब्द भी हट जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा के ब्रैकेट लगाऊं, क्या क्या चीज़ें लिखूं, निवल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है। इस वीडियो को भले ही बैक करके समझ लेना, ये चीज़ें समझनी जरूरी है। निवल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण 200, तो कितना कर दूं बेटा, 200, ये वाली चीज हो गई। प्लस स्टॉक में परिवर्तन, देखो जरा स्टॉक में परिवर्तन है, ये रहा जी बेटा स्टॉक में परिवर्तन -20 है, -20 ऐसे लिख दो। प्लस डेप तो हमने लिखा ही था 100। तो ये चीज हो गई मेरी अंतिम उपभोग व्यय। ये हो गया सकल घरेलू पूंजी निर्माण कैसे बना, समझा दिया मैंने। प्लस शुद्ध निर्यात, अब शुद्ध निर्यात की भी बात कर लें भाई। शुद्ध निर्यात क्या कह रहा है, ये कह रहा है शुद्ध आयात कितना है, -50। तो यही मैं बात कर लूँ शुद्ध आयात, आयात शब्द को किससे बदल दिया मैंने, निर्यात से, तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, +50। तो यहाँ तो सीधा सीधा जोड़ दूँ +50। बस यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में ही दिमाग लगाना है। यदि ये लाइन आपकी सही आ गई तो उसके बाद तो फिर सिंपल एक 5वीं छठी के बच्चे की तरह प्लस माइनस ही करने हैं और 6 नंबर आपके सीधे। और 6 में 5.5 भी नहीं मिलते, फिर 6 में से 6 ही मिलते हैं। चलिए जी, कितने हो गए बेटा जी, 1100 प्लस 200 और 100 300, 300 में से 20 घटा दूं 280, 20 क्यों घटा दिए, -20 थे, +50, कहानी हो गई 1430। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे लिखा था मैंने रुपए करोड़ में, ये सारी संख्याएं कहाँ में हैं, इतने रुपए करोड़। तो फिर मैं यहाँ क्या लिख दूँ, रुपए, और ये लिख दूँ करोड़, और ये क्या निकाला मैंने अभी, GDP-MP। अब देखो जी ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है NNP-FC। चलिए जी ये तो हमें आसान है निकालना, पहले हमने बहुत बार निकाल लिया। NNP-FC बराबर, ये निकालना किसकी हेल्प से निकालना है, GDP-FC की हेल्प से। ठीक हो गई बात। क्या करूं, ग्रोस से नेट क्या कर दूं, डेप माइनस कर दूं, नेट बन जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल क्या कर दूं, NFIA प्लस कर दूं। कब प्लस करना है कब माइनस करना है ये सारी डिटेल में समझा चुका पहले। ये कोई से लेक्चर में है, मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा। P से P कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉरी ये तो MP था भाई, NNP-MP था, सॉरी यहाँ तो FC निकालना था और मेरे पास था क्या यहाँ पे, GDP-MP था। MP से FC क्या कर दूं, NIT माइनस कर दूं। चलो जी अब ये वैल्यू पुट अप कर दो। GDP-MP कितना आया था मेरा, 1430 माइनस डेप कितनी, ये मैंने लिखी थी 100 -100 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देखो जी वही बात फंस गई जो हम शुरू में कह रहे थे, मगर यदि NFIA की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। विदेशों को निवल कारक आय दे रखी है, और ये क्या दे रखा है बेटा, विदेशों से कारक आय। तो यहाँ तो निवल नेट चाहिए हमें, नेट वर्ड नहीं है, यहाँ पे नेट वर्ड है, तो इसी पे कंसंट्रेशन करेंगे। विदेशों को निवल कारक आय दी हुई है और हमें क्या चाहिए, को किस में बदलना है, हमें से।
हैं, टू को किस में बदलना है, फ्रॉम में। ऐसा ही करना है। तो क्या करें, विदेशों से कारक आए, से निवल कारक आए, से वर्ड लगते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा। को से में बदलते हैं तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारा बन गया NFIA बराबर -40। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड है ये, और हमें यही चाहिए फ्रॉम वाली, इसीलिए हमने साइन चेंज किया है ना। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो NFIA कितनी होगी, -40 माइनस NIT। NIT लिखा था शायद हमने 4 नंबर, 120 120। सोल्व कर लो बेटा जी। 1430, ये सारे ही माइनस के हो गए। 100 200 220 और 40 260 -260। आंसर हो गया ₹1170, और वही करोड़ आ जाएगा क्योंकि वहाँ ऊपर करोड़ लिखा था। ये हो गया NNPFC, ये आपका आंसर हो गया। 4 लाइन लिखनी है, 6 नंबर पूरे हो गए। लेकिन लिखनी समझदारी से, 1 लाइन समझदारी से ये वाली लिखनी है, 1 लाइन समझदारी से ये वाली लिखनी है। यदि आपने 2 लाइन समझदारी से लिख दी एक बार, तो फिर आपकी कहानी 6 नंबर की पूरी हो गई। क्लियर हो गई बात। फिर भी समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, इसमें विदेशों को निवल चालू हस्तांतरण -10 लिख दिया जी इसने। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डाटा तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, हुआ ये कहीं डाटा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाटा भी दे सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, कहीं उपयोग नहीं होना, विदेशों से कारक आए, कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डाटा ही उपयोग में आपके आएँ। यदि कोई नहीं आया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कि इस डाटा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्यय विधि संबंधी सावधानियां। कुल व्यय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय ही शामिल होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, हर जगह कौन सी वस्तुएं, अंतिम वस्तुओं की बात है। पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? ये पहले भी पिछले टॉपिक में बात हो गई थी कि क्योंकि पुरानी वस्तुओं का मूल्य पहले से ही जिस साल वो उत्पादन हुआ था, जिस वर्ष में, उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया था, दोबारा शामिल नहीं करेंगे। तीसरा, शेयर और बॉन्ड्स पर किया गया व्यय भी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्योंकि ये केवल कागजी दावे हैं। लेकिन शेयर और बॉन्ड्स की खरीद बिक्री पर जो सेवा दी गई है, जो सर्विस चार्ज है, वो काउंट होगा। जो दलाली मिली है किसी व्यक्ति को, वो काउंट होगा, क्योंकि वो उसने खरीदने और बेचने में आपकी हेल्प की है, तो उसकी मेहनत का पैसा है। सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि पर किया गया व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये बात हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, हस्तांतरण भुगतान है। वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि के लिए इन जिसको ये मिली है उसने कोई श्रम या किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं की है, कोई श्रम नहीं किया, उसने कोई पूंजी नहीं लगाई कि उसके ब्याज के रूप में मिला है। ये फ्री की इनकम है एक तरह से, ये कह सकते हो। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले व्यय के आरोपित मूल्य को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो खुद का उपभोग, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया था हैं, और 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, 6 क्विंटल उसने घर में रख लिया, 4 क्विंटल उसने बाजार में बेच दिया, तो उसका उत्पादन केवल 4 क्विंटल नहीं होगा, 6 क्विंटल भी शामिल किया जाएगा, और टोटल 10 क्विंटल अनाज ही होगा। ये भले ही उसने अपने घर में खा लिया। क्यों कर लिया ये मैंने पहले समझा दिया था, केवल आपको याद दिलवाया है यहाँ तो मैंने।
चलिए, तीनों विधि हो गई आपकी। अब एक क्वेश्चन आपसे नेशनल इनकम में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा। मोटा मोटा सा मैं पढ़ देता हूँ, इसके आंसर मैंने साथ में लिखे हैं नोट्स में तो आप इसको समझ लें। कुछ समझ नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं, भले ही आप यूट्यूब के ही उसमें क्वेश्चन डाल दें, पूछ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं दे पाते जो यूट्यूब के कमेंट्स में है। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। छोटा मोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे, वरना तो आप व्हाट्सएप कर दें, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। अच्छा जी, राष्ट्रीय आय में शामिल करने की बात कर रहे हैं। ये किया जाएगा अथवा नहीं, कारण भी बताना होता है। केवल यस और नो लिख के काम नहीं चलता। नए घर का निर्माण, हाँ ये गलती से लिखा गया बेटा, नए घर का निर्माण हाँ राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है, क्योंकि यह पूंजी निर्माण का एक हिस्सा, निवेश ही तो हुआ है। राष्ट्रीय ब्याज पर ऋण, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, जो सरकार आपसे पैसा ले रही है उस पर जो सरकार ब्याज देती है, वो क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह सरकार द्वारा अपने उपभोग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान है। उसने ये माना जाता है कि बैंक जितना भी पैसा लेते हैं वो सारा निवेश करता है बैंक, और सरकार जितना भी आपसे ऋण लेती है वो सारा स्व उपभोग के लिए खर्च कर देती है। तो उपभोग के लिए जो उसने खर्च किया, जब उससे उस पैसे से कुछ कमाया ही नहीं, तो उस पैसे का ब्याज भी कहीं काउंट नहीं होगा। मालिक द्वारा कर्मचारी को दिया गया, ये शब्द है, को किराया मुक्त आवास, सॉरी ये पीडीएफ करते समय कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। किराया मुक्त आवास, कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं या सरकार भी कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा करती है कि वो जो कर्मचारी है उसको एक फ्री का घर दे देती है। कंपनी का ही मकान है, जब तक वो जॉब कर रहा है उस घर में रह लेता है, तो इसको हम कहते हैं किराया मुक्त आवास। रोजगार प्रदाता द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, है ना, एक डिस्पेंसरी खोल दी, भाई आप हमारे कर्मचारी हो, बीमार हो तो यहाँ अपना इलाज करवा सकते हो। घरेलू नौकर को दिया गया निःशुल्क रहने के लिए मकान, बहुत सारी कोठियों में, है ना, फार्म हाउस में क्या करते हैं, जो घरेलू नौकर हैं उनके लिए भी पीछे सर्वेंट क्वार्टर बना देते हैं, वो वहीं रहते हैं, वही एक तरह का किराया मुक्त आवास हो गया। फैक्ट्री के कर्मचारियों को दिया गया रियायती भोजन, कैंटीन वगैरह होती है कुछ फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, वहाँ उनको सस्ती दरों पर भोजन दे दिया जाता है, लंच या ब्रेकफास्ट की बात होती है, उसकी बात कर रहे हैं। कर्मचारियों के परिवारों के चिकित्सा फर्म द्वारा किया गया खर्च, कर्मचारी की पूरी फैमिली पर कोई भी पैसा, कोई भी बीमारी में पैसा लगा, उसको एम्प्लॉयर मीन्स जो फैक्ट्री मालिक है या सरकार है वो देती है, जिसके वो कर्मचारी हैं। ये सारे क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे? हाँ। क्यों शामिल होंगे? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है ना। इनमें से एक चीज़ पूछी जाएगी आपसे तो आप उसका सबका आंसर सेम ही है, क्योंकि यह कर्मचारियों को किस्म के रूप में मजदूरी का एक हिस्सा है। ये मैंने पहले वाले जो आय विधि थी उसमें हमने बात करी थी, आपको ध्यान आ गई होगी कि पेमेंट इन काइंड्स है। ये पेमेंट उनको इसीलिए मिल रहा है कि वो कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है, उसके काम की जो मजदूरी मिल रही है, जो वेतन मिल रहा है, जो परिश्रमिक मिल रहा है, उसी का एक हिस्सा है ये। और इसी हिस्से में पेंशन भी आ जाती है, जो रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन। दो तरह की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन काउंट नहीं होगी, लेकिन कोई कर्मचारी रिटायर होकर और उसका एम्प्लॉयर अर्थात उसका नियोक्ता, उसको नौकरी देने वाली फर्म, कंपनी, सरकार जो भी है, वो यदि उसको पेंशन दे रही है रिटायरमेंट के बाद, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो उसने वहां काम किया था, उसकी एवज में मिल रही है, उसी का एक हिस्सा है ये। विदेशों में भारतीय बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, ध्यान से समझिएगा। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक है, इसकी लंदन में कोई शाखा है और वहां ये लाभ अर्जित करती है, तो क्या ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? ओ सॉरी, ये तो उल्टा हो गया बेटा जी।
विदेशों में भारत में विदेशी बैंकों द्वारा, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, कहाँ का बैंक है? अमेरिका का बैंक है, अमेरिकन बैंक है। HDFC है, विदेशी बैंक है। ये अमेरिका की बैंक की दिल्ली में कोई शाखा है और वो लाभ अर्जित करती है, तो क्या वो शामिल होगा? चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। किस में पूछ रहा है बेटा? ये राष्ट्रीय आय में। जब राष्ट्रीय आय की बात हमने शुरू में करी थी, हमने बताया था राष्ट्रीय आय में क्या देखना है कि वो व्यक्ति या संस्था कहाँ की निवासी है, क्या वो हमारे देश की निवासी है। आय कहाँ उत्पन्न हुई, कहाँ अर्जित की गई, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है जिस संस्था या व्यक्ति ने आय को अर्जित किया है या आय का निर्माण किया है, क्या वो संस्था हमारे देश की है। यदि है तो शामिल होगा राष्ट्रीय आय में, यदि नहीं है तो शामिल नहीं होगा। समझ आ गई मेरी बात? अमेरिकन बैंक है, क्या हमारे देश की संस्था है? नहीं है, इसलिए ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, भले ही दिल्ली में पैदा हुई, इस बात से हमें मतलब नहीं है। ये अमेरिकन बैंक ने, चाहे ये लंदन में करता, चाहे ये वाशिंगटन में करता, चाहे ये दिल्ली में किया, चाहे बॉम्बे में किया, हमारे देश का बैंक नहीं है। हमें सिर्फ इतनी बात देखनी है, हमारे देश का बैंक नहीं है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। नहीं, यह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि यह विदेशों को भुगतान की गई साधन आय का एक भाग है। हाँ, इसका उल्टा भी अभी समझ लेते हैं। यदि ये अमेरिकन बैंक दिल्ली में लाभ अर्जित करता है, सेम केस है, और हम बात करें घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा? अभी तो हमने कौन सी बात करी? राष्ट्रीय आय की। घरेलू आय में शामिल होगा नहीं होगा? पहले भी हमने बात करी थी घरेलू आय की गणना करते समय कि घरेलू आय में हमें सिर्फ ये देखना है कि आय का उत्पादन क्षेत्र ढूंढना है। यदि वो हमारे क्षेत्र में आय का उत्पादन हुआ है, वो संस्था कहाँ की है, कुछ नहीं सोचना हमें इस बारे में, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे जापान की है, चाहे भारत की है। यदि हमारे क्षेत्र में उत्पादन हुआ है, हमारी वित्तीय क्षेत्र में उत्पादन, हमारी इकोनॉमिक जोन में वो आय का सृजन हुआ है, तो वो घरेलू आय में शामिल होगा। अब हमें क्या देखना है इसमें? ये वर्ड कि इसने पैसा कमाया कहाँ था? दिल्ली में, तो घरेलू आय में शामिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि यह हमारी घरेलू आय का घरेलू क्षेत्र का, दिल्ली हमारी घरेलू क्षेत्र का एक हिस्सा है, इसलिए ये केस घरेलू आय में शामिल होगा लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। समझ आ गई? सेम केस है। यदि घरेलू आय के लिए पूछ लिया तो आंसर होगा हाँ, राष्ट्रीय आय के लिए पूछ लिया तो आंसर होगा नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्री द्वारा क्रय, विदेशी यात्री द्वारा दिल्ली में होटल से खरीदा गया खाना, वो भी क्रय ही हो गया। क्या ये हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? हाँ, यह विदेशी यात्री द्वारा क्रय निर्यात हो गया एक तरह से, अतः इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि इनकम किसकी हो रही है? भारतीय की। भारतीय निवासियों द्वारा भारत में विदेशियों को किराए पर दी गई इमारतों से प्राप्त किराया, कोई अमेरिकी कंपनी है, फर्म है, उसको आपने अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दी, तो उससे जो किराया मिलेगा क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? भारतीय द्वारा विदेशी कंपनियों को उसके निवेश से प्राप्त लाभांश, कोई विदेशी कंपनी है, भारतीय व्यक्ति ने उसमें पैसा लगा दिया और उससे जो उसे प्रॉफिट हुआ, वो क्या शामिल होगा? हाँ, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा क्योंकि यह विदेशों से प्राप्त कारक आय का एक भाग है। यहाँ मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आय
में शामिल होगा या नहीं होगा, ये सोचते समय हमें केवल एक बात का ध्यान रखना होता है। कौन सी बात का? कि वो संस्था या व्यक्ति क्या हमारे भारत का है, भारत का निवासी है, यहाँ भारतीय द्वारा हो रहा है तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। यहाँ भी भारतीय निवासियों द्वारा आय किसको हुई? भारतीय निवासी को, राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। एक फर्म द्वारा नियुक्त वकील को फीस का भुगतान। कोई फर्म है, उसने वकील किराए पे रख लिया और उसको फीस दे रहा है वो कोई केस लड़ने के लिए। फर्म द्वारा विज्ञापन पर खर्च, अरे क्या क्या लिखा गया, इकाई द्वारा क्या किया गया, कच्चा माल दोबारा उत्पादन शुल्क भुगतान विद्यालय द्वारा, अच्छा चलिए, विद्यालय द्वारा बिजली के बिल का भुगतान, ये चीजें शामिल होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये सारे मध्यवर्ती खर्चे हैं। कच्चे माल को खरीदने में किया गया व्यय, ये सारे कैसी लागतें हैं? मध्यवर्ती। और हम किसको काउंट करते हैं? अंतिम वस्तुओं को। इसलिए ये चीजें शामिल नहीं होंगी। विदेशों से प्राप्त तोहफा, गिफ्ट, वृद्धावस्था पेंशन, बाढ़ पीड़ितों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, मालिक से प्राप्त तोहफा, कुछ नहीं। क्यों? हस्तांतरण भुगतान है, ट्रांसफर इनकम है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि ये हस्तांतरण आय है, ट्रांसफर इनकम हो गई। ये तो शुरू से ही किसी भी तरह से शामिल होती नहीं है। टाटा कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में अपने व्यापार से लाभ। चलिए जी, टाटा कंपनी कैसी है? भारतीय है। राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय में हमें क्या देखना है कि वो जिस कंपनी को लाभ या आय का सर्जन किया है वो कहाँ की है? भारतीय है। इसलिए हो गया काम, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में लाभ लिया, इंग्लैंड में लिया, हमें उस जगह से मतलब नहीं है यदि हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। हाँ, यह राष्ट्रीय आय में शामिल होगा क्योंकि यह विदेशों से साधन आय का एक हिस्सा है। हाँ, इसी को यदि मैं घरेलू आय की बात कर लूँ, मैं पूछ लूँ आपसे यही क्वेश्चन, क्या ये घरेलू आय में शामिल होगा? टाटा कंपनी द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अपने व्यापार से लाभ, तब क्या करूं भाई? घरेलू आय की बात करते समय मुझे क्या देखना है कि वो जो आय का सर्जन हुआ है क्या हमारे घरेलू सीमा में हुआ है? केवल इतनी बात देखनी है ना। वो कंपनी कहाँ की है उससे मतलब नहीं है, भारत की है, अमेरिका की है, जापान की है, कोई मतलब नहीं। तो कहाँ, अब कहाँ आय का सर्जन कहाँ हुआ? ये लाभ, व्यापार से लाभ कहाँ कमाया उसने? ऑस्ट्रेलिया में है, तो घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। भारतीय निवासियों द्वारा भारत में रूसी दूतावास में कार्य करने के लिए प्राप्त आय। भारतीय रूसी दूतावास भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। राष्ट्रीय आय में हमें आय का सर्जन कहाँ हुआ ये नहीं देखना, हमें देखना है कि कमाया किसने। कमाया किसने? भारतीय निवासी ने। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर दिया जी, सम्मिलित होगा क्योंकि यह विदेश। हाँ, वही घरेलू आय की बात करूं तो मैं इसको, घरेलू आय का सर्जन कहाँ हुआ? रूसी दूतावास। भले ही ये दिल्ली में है लेकिन ये दूतावास हमारी कह सकते हैं हमारी सीमा का, घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं होते दूतावास। मैंने पहले टॉपिक में समझाया था कि वहाँ सारे रूल रेगुलेशन रूस के ही लगेंगे। अमेरिकी दूतावास की जो बिल्डिंग है वो भले ही दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में है, दिल्ली हमारा है, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस वहाँ कोई क्राइम हो जाता है तो दूतावास के अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। अमेरिकी दूतावास में सारे रूल अमेरिका के ही लगेंगे। वो एक तरह से अमेरिका की ज़मीन है जब तक वो दूतावास है। तो अब ये आय का सर्जन कहाँ हुआ? भले ही वो भारतीय था, उससे मतलब नहीं है। यदि हम घरेलू आय की बात करें तो आय का सर्जन कहाँ हुआ? रूसी दूतावास में, और ये रूस का एक हिस्सा हो गया तो घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। परिवार द्वारा खरीदी गई कार, हाँ, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। परिवार भी भारतीय है और वह भी कहाँ किया है? भारत में। निजी अंतिम उपभोग का एक हिस्सा है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने विदेशी शाखा से अर्जित लाभ, एसबीआई ब्रांच है जो मैं ऊपर बता रहा था, वो सॉरी ये शुरू कर दिया था मैंने। एसबीआई भारतीय है, इंडियन बैंक है। इसने क्या किया, विदेशी शाखा, मान लीजिए ये आप कह सकते हैं जापान में इसकी कहीं शाखा है और वहाँ इसने लाभ अर्जित किया है, तो राष्ट्रीय आय में क्या करूं, राष्ट्रीय आय को करते समय क्या देखना है कि जिसने लाभ कमाया है वो व्यक्ति या संस्था क्या भारतीय है, भारतीय है तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। घरेलू आय की बात करूं तो क्या देखना है, जहां आय का सृजन हुआ है वो जगह कहाँ की है, कहाँ है, विदेश में। तो ये हमारे घरेलू सीमा का हिस्सा है नहीं है, इसलिए घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। शेयर की बिक्री से शेयर धारक को लाभ नहीं, क्योंकि ये कागजी दावे हैं, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगा, ये केवल एक वित्तीय दावा है, कागजी दावा है, इसका उत्पादन गतिविधि में योगदान नहीं है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय, पुराने घर को खरीदने में किया गया खर्च नहीं, पहले भी वो अभी पढ़ा है हमने ऊपर, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती क्योंकि पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्ति पहले से मौजूद वस्तुओं के हस्तांतरण से प्राप्त हुई है। और हाँ, इन दोनों में जो कमीशन है, यदि आपने कमीशन दिया या लिया है तो वो जो कमीशन दिया या लिया है वो शामिल होगा, क्योंकि वो सेवा का एक भाग है ना। एक प्रॉपर्टी डीलर ने आपको कहीं मकान दिखाया, 10 मकान दिखाए, कोई पसंद करवाया, फिर आपको खरीदवाया, तो उसने बेचारे ने मेहनत करी है, उसकी एवज में उसको जो आपने पैसा दिया है तो वो उसकी सेवा का एक भाग है, तो वो शामिल होगा। लेकिन मकान खरीदने में या बेच कर कितना पैसा लिया वो शामिल नहीं होगा। स्वयं उपभोग के लिए मकानों का आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में भी शामिल होगा, और यदि ये दिल्ली में या भारत की सीमा में मकान है, हमारी क्षेत्र में सीमा में है, घरेलू सीमा में है, तो घरेलू आय में भी शामिल होगा, यह राष्ट्रीय आय में शामिलित होगा, क्योंकि इन मकानों में रहने वाले व्यक्ति किराए के घरों की तरह घर की सेवाएं, भाई आप अपने मकान में रह रहे हैं और आपके पड़ोसी के पास घर नहीं है, वो मान लीजिए ऐसा ही मकान, आपके जैसा ही मकान 10,000 रुपये महीने के किराए पे रह रहा है, यदि आपके पास मकान नहीं होता तब आप भी तो 10,000 वाले में ही रहते, किराया देते, तो एक तरह से आपने इतने, आपके मकान की कीमत 10,000 रुपये महीना है तो वो शामिल होगा आरोपित किराया। एक किसान द्वारा उगाया गेहूँ जो पूर्णतः परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है, स्वयं उपभोग के लिए शामिल होता है, ये अभी बात करी थी हमने, हाँ यह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। डीलर द्वारा घर के क्रेता और विक्रेता से प्राप्त कमीशन, जो मैंने अभी बात कर रहा था मैं, कि मकान की खरीदने में जो पैसा लगाया वो शामिल नहीं होगा, लेकिन जो डीलर है, जो कमीशन एजेंट है, जिसने आपको सर्विस दी है वो शामिल होगा। हाँ, यह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा क्योंकि यह कारक सेवा है, उसने सेवा दी है। घर के घरेलू बगीचे में सब्जियां उगाना नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये गैर बाजार सौदा है, आप अपने बगीचे में कुछ सब्जियां उगाकर और उनको बेचते भी नहीं है ना। ये जो घरेलू बगीचा है इसका मतलब ही ये है कि आप उन सब्जियों को बेच नहीं रहे, सब्जी घर में ही बना लेते हो, है ना। हरी मिर्च उगा ली थोड़ी सी, या आपने घिया की बेल लगा दी, घिया उतरे, वो घिया आपने घर में ही बना लिए, या किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव को एक आध घिया फ्री दे दिया, बेच नहीं रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, तो गैर बाजार सौदा हो गया, इसलिए शामिल नहीं होगा। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने में सरकार द्वारा खर्च, जैसे सरकारी स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह दे रही है, बिजली का बिल दे रही है, डेस्क या फर्नीचर का खर्चा दे रही है, मेंटेनेंस सरकार खर्च कर रही है। सरकार द्वारा देश में निःशुल्क सेवाओं पर खर्च, हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल सब फ्री हैं, अस्पताल में गरीबों को मुफ्त इलाज, वही बात हो गई। सरकार द्वारा पुलिस सेवा प्रदान करने पर व्यय, है ना, आपको एक पुलिस सर्विस देती है तो आप उस सर्विस के लिए आप तो पैसा नहीं देते, सारा खर्च कौन कर रहा है, सरकार। इनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि यह सरकार के अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है। व्यक्तियों की जमा पर बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज या एक फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान बिल्कुल शामिल होगा। क्यों शामिल होगा, मैंने अभी बताया था आपको, बैंक जो ब्याज दे रहा है ये बैंक अपना पैसा निवेश में खर्च करता है, ये माना जाता है,
और निवेश से उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब आपने जो बैंक में पैसा जमा किया था उससे कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन का प्रतिफल में आपको ब्याज मिला है तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ब्याज उत्पादन उद्देश्य के लिए ऋण पर चुकाया गया है, साधन भुगतान हो गया। और ऐसे ही कोई फर्म आपसे पैसा लेती है और उसके बदले में ब्याज देती है तो वो भी उत्पादन उद्देश्य है। एक मित्र को कार खरीदने हेतु दिए गए ऋण पर ब्याज, एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान। दोनों ने ही, मित्र ने कार खरीदी, स्वयं उपभोग के लिए खरीदी, अपने लिए कोई बिजनेस तो किया नहीं उसने, उत्पादन तो कुछ कर नहीं रहा, सेवा का टैक्सी तो चला नहीं रहा उससे। मोटरसाइकिल खरीदी, अपने लिए खरीदी, है ना, अपनी सुविधा के लिए, तो इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह गैर साधन प्राप्ति है ऋण का। ये जो इसने ऋण पर ब्याज, कार खरीदने के लिए जो ऋण लिया था बैंक से उसको ब्याज दिया, ये काउंट नहीं होगा ब्याज ब्याज केवल वही काउंट होगा जहां वो पैसा उत्पादन प्रक्रिया में लगा है। घर के निर्माण पर खर्च, हाँ, किराया बढ़ जाएगा उस घर का, चाहे अपना ही हो, सुविधाएं बढ़ गई तो एक तरह से आपके मकान की कीमत बढ़ गई। घर के एक फ्लोर को बढ़ाने में खर्च, आपका 2 फ्लोर का मकान है, 3 फ्लोर का 2 लाख रुपए, 6-10 लाख रुपए लगा के 3 फ्लोर का बना लिया, तो उस मकान में सुविधाएं बढ़ गई, अर्थात उसका किराया, मान लीजिए पहले आप किराए पे देना चाहते 10,000 रुपये में जाता, 15,000 में जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक तरह का आपका निवेश हो गया वो, तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा, क्योंकि स्वयं आरोपित किराया शामिल होता है। यह पूंजी निर्माण का एक भाग है। सरकार द्वारा किए गए ऋण पर भुगतान का ब्याज, सरकार कैसा ऋण लेती है? अपने उपभोग के लिए लेती है, इसलिए वो जो उपभोग पे पैसा लिया, उपभोग के लिए ऋण लिया, उसका ब्याज काउंट नहीं करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगा। परिवार द्वारा स्वामित्व वाले फर्म में मुफ्त कार्य करने वाले परिवार के सदस्य, एक खेत में परिवार में पिता भी काम करता है, पुत्र भी काम करता है, इसकी जो मालिक है इसका, उसकी पत्नी भी काम करती है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, सब राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे, क्योंकि उत्पादन कार्य हो रहा है यहाँ पर और इसको बाजार में बेचा जाएगा, बाजार सौदा है। परिवार द्वारा बच्चों की शिक्षा पर व्यय, अंतिम उपभोग व्यय है, निजी अंतिम उपभोग, तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। कारण सहित बताइए, घरेलू आय के निर्धारण करते समय, अब किसकी बात करें हम? घरेलू आय की। अब तो फटाफट हो जाएगा, ऊपर हमने बीच में थोड़ा सा, घरेलू आय की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या देखना है? आय सर्जन का स्थान, यही देखना है। अब हमें ये नहीं देखना वो संस्था कहाँ की है, भारतीय है या नहीं है। आय का सर्जन क्या हमारी क्षेत्र में हुआ है क्या हमारे घरेलू सीमा में हुआ है। घरेलू सीमा में हुआ है तो शामिल होगा, और घरेलू सीमा में नहीं हुआ आय का सर्जन तो शामिल नहीं होगा। भारत में विदेशी बैंक की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ, कहाँ? भारत में लाभ उत्पन्न हो रहा है, बैंक कहाँ का है देखना ही नहीं है, भारत में है, घरेलू सीमा में है, तो शामिल हो जाएगा, घरेलू आय में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, ऊपर डिस्कस कर चुके हम, क्योंकि बैंक विदेशी है, भारतीय संस्था नहीं है। भारत के निवासी द्वारा सिंगापुर में उसकी कंपनी से अर्जित लाभ, भारत का निवासी है, लाभ कहाँ उत्पन्न किया? सिंगापुर में, सिंगापुर है विदेश में, तो नहीं होगा। इंग्लैंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ, लाभ कहाँ अर्जित हो रहा है? इंग्लैंड में, अभी ऊपर डिस्कस किया था। एक भारतीय द्वारा लंदन में उसकी इमारत से प्राप्त किराया, भारतीय है लेकिन किराया बिल्डिंग कहाँ है? लंदन में, वहाँ से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आय का उत्पादन सिंगापुर में हो रहा है, यहाँ इंग्लैंड में हो रहा है, यहाँ लंदन में हो रहा है, तीनों ही हमारे घरेलू सीमा से बाहर हैं, तो तीनों ही घरेलू आय में सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन ये भारत का निवासी है पहले केस में, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरे केस में इंग्लैंड में भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है, ये भी भारतीय संस्था है, राष्ट्रीय आय में ये भी शामिल होगी, यहाँ भी भारतीय है ये भी, तो तीनों राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएंगे, लेकिन घरेलू आय में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों ही स्थान जहाँ आय का सर्जन हुआ है, सिंगापुर, इंग्लैंड और लंदन, तीनों ही भारतीय घरेलू सीमा से बाहर हैं।
जापान में भारतीय दूतावास में काम करने वाले जापानी निवासी को दिया गया परिश्रमिक। देखिए बेटा जी, भारतीय दूतावास है, कहाँ है? जापान में। तो भले ही वो जापान में है, लेकिन भारतीय दूतावास है तो हमारी भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। नागरिक कहाँ का है उसे वो हमें देखना ही नहीं है, तो घरेलू आय में शामिल हो जाएगा, क्योंकि आय का सृजन कहाँ हुआ? दूतावास में, जो हमारी घरेलू सीमा में है। भारतीय दूतावास घरेलू सीमा का हिस्सा है। लेकिन राष्ट्रीय आय की बात करूं तो इस केस में अब मैं केवल आर ही लिख देता हूं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पैसा गया किसको? किसने आय का सर्जन किया? जापानी निवासी ने। ये हमारे देश का निवासी नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। भारत में जापान के दूतावास द्वारा भारतीय निवासियों को भुगतान किया गया किराया। भारत में जापान के दूतावास द्वारा, जापानी दूतावास हमारी घरेलू आय, घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है तो किराया का सृजन कहाँ हुआ? घरेलू सीमा में नहीं हुआ, जापानी दूतावास में हुआ। भले ही वो दिल्ली में है, अभी बात हो रही थी हमारी, तो भले ही दिल्ली में है, लेकिन जापानी दूतावास जापान की घरेलू सीमा का हिस्सा है, तो आय का सर्जन घरेलू सीमा से बाहर हुआ, इसलिए ये राष्ट्रीय, हमारी घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। नहीं हुआ तो डोमेस्टिक में नहीं होगा, और राष्ट्रीय में क्या होगा? भारत के किसी निवासी, भारतीय निवासी को मिला ना, तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि भारत का निवासी है जिसको आय मिली। दिल्ली में स्थित अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की शाखा पहले डिस्कस हो गई। घरेलू में बोलो, कहाँ आय का उत्पादन कहाँ हुआ? दिल्ली में। यस, हमारी घरेलू सीमा का हिस्सा है। राष्ट्रीय आय में क्या देखना है? वो व्यक्ति या संस्था जिसने आय का सर्जन किया, वो कहाँ का निवासी है? अमेरिकन बैंक हमारा नहीं है, अमेरिका का है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं होती बेटा जी, घरेलू आय में सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि इनका बाजार मूल्य जानना कठिन है। यह गैर बाजार सौदा है, बाजार में इसकी कीमत नहीं हो सकती। एक दिन आपसे बात हुई थी, आपकी माता जी, आपकी बहन, या आपके घर में जो आपकी चाची जी हैं, ताई जी हैं, है ना, जो खाना बनाती हैं, जो सेवा कर रही हैं, घर में जो सेवाएं दे रही हैं अपनी, उनकी कोई कीमत नहीं है। उनके द्वारा जो आपको स्नेह मिलता है, जो प्रेम मिलता है, वो जो रोटी बना रही हैं उसकी तो कीमत कह सकते हो, लेकिन आपका जो स्नेह देती हैं, जो प्रेम देती हैं, जितने आदर और सम्मान के साथ वो आपके पिताजी को खाना देती हैं, कोई आया नहीं दे सकती। तो उस आदर सम्मान जो आपके प्रति दिया गया स्नेह है, प्रेम है, उसकी कीमत नहीं है। इसलिए इसकी हम कीमत आज तक जांच ही नहीं सके, तो गैर बाजार सौदा मान के उनको काउंट नहीं करते। सिंगापुर से दुबई के बीच उड़ान भरता भारतीय स्वामित्व वाला हवाई जहाज, भारतीय स्वामित्व है, घरेलू सीमा में ही है। भले ही ये सिंगापुर और दुबई बाहर हैं, लेकिन हमने पहले पढ़ा था हमारे घरेलू सीमा वाले में कि हमारे जो जलयान हैं और हमारे जो वायुयान हैं, ये हमारे घरेलू सीमा में ही उड़ते हैं हमेशा। तो ये हमारी घरेलू सीमा का एक भाग है, तो घरेलू आय में शामिल होगा। और भारतीय स्वामित्व वाला है, तो ये डोमेस्टिक में भी शामिल होगा और नेशनल में भी होगा, राष्ट्रीय आय में भी शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसा स्वामित्व है? भारतीय है। चलिए जी, इसके क्वेश्चंस आप अपने आप पढ़ के देख लेना। दोहरी गणना की समस्या क्या है, ये ऊपर सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है। उत्पाद विधि द्वारा कौन कौन सी सावधानियां, ये भी लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय सावधानियां आय विधि में ये भी लिखी हुई हैं। आय विधि से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत सारे पिछले 15 साल के, 10 साल के आपको जो रेफरेंस बुक हैं, टी.आर. जैन की बुक है, संदीप गर्ग की बुक हैं, इनमें विद सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, विदाउट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चन उठाओ, करो, अपना आंसर चेक करो। यदि गलत आ रहा है दोबारा से चेक करिए, है ना, कहाँ आपने गलती की उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर भी समझ नहीं आए, उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फ़ोन करके या सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। जैसा भी मेरे से पॉसिबल होगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलिए जी, तो आपका ये नेशनल इनकम का चैप्टर जो 10 मार्क्स का था,
NI, अब तो हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम NI जो 10 मार्क्स का था, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। आपको समझ आ गया होगा, है ना। और उम्मीद है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको ठीक से क्लियर हुआ होगा। चलिए आज चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो, सभी साथियों को शुभकामनाएं। ओके, बाय।